अस्सलाम वालेकुम। टुडे वील टॉक अबाउट द मैंडिबुलर फ्रैक्चर एंड इसमें हम कुछ पॉइंट्स देख लें कि जो मैंडिबल होता है वो आर्चरी बो की तरह कंपेयर किया गया है। तो ये जो है सेंटर में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और जो एंड्स होते हैं वो वीकेस्ट एरिया होता है। ठीक है, और इस मैंडिबल का जो अपर पोर्शन होता है यानी कि जो एल्वियोलर बोन होती है वो थिन बोन होती है एंड इट चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ पर्सन। ठीक है, क्योंकि दांत गए निकलते हैं और डेसिडुअस एंड परमानेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो चेंजेस होता रहता है एंड इट ऑल्सो अंडरगोज एट्रोफी जब द पेशेंट इज एडेंचुलस। और जो बेसल बोन होती है दैट इज डेंस कॉर्टिकल बोन एंड इसमें लिटिल स्पॉन्जियोसा होता है एंड इट चेंजेस वेरी लिटिल इन लिटिल लाइफ, तो इट डज नॉट चेंज। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ वीकनेसेस। ठीक है, कौन कौन सी एरिया फ्रैक्चर के लिए प्रोन है। ओके, तो फर्स्ट इज द एल्वियोलर बोन एंड द बेसल बोन, दिस वन के बीच का जो जंक्शन है, ठीक है, उसके बीच का जंक्शन। दूसरा है हमारा सिम्फाइसिस रीजन, फिर है पैरासिम्फाइसिस रीजन, फिर बॉडी रामस का जंक्शन एंड देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टीथ। ठीक है, दांत है या नहीं है, पांचवा। सिक्स्थ इज मैंडिबुलर कॉन्डाइल। सेवेंथ इज द, इसमें यह है कि भाई दो लिंगुअल कॉर्टिकल बोन होती है, बक्कल होती है, तो इम्पैक्ट अगर बहुत ज्यादा हो तो इसका कहीं और टूटेगा, बक्कल वाले का किसी और डायरेक्शन में और लिंगुअल का कोई और डायरेक्शन टूटेगा। तो रेडियोग्राफ में वो दो फ्रैक्चर्स लगते हैं। ओके, आउटर इनर कॉर्टिकल प्लेट्स फ्रैक्चर इंडिपेंडेंटली। ओके, उसके बाद द एट्थ हो गया, देन टूथ बेयरिंग एरिया। ओके, तो इसमें टूथ बेयरिंग एरिया ये भी देखना पड़ता है। ओके, कि वीकनेस का ये सोर्स होगा। नाउ ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेनली बाय इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी से होती है। ठीक है, और बाकी जो है वो पेरियोस्टल ब्लड सप्लाई से मिलता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ओल्ड एज में मैंडिबल जब एट्रोफिक हो जाता है तो इसका ब्लड सप्लाई इतना ज्यादा नहीं सप्लाई करता है। ठीक है, तो क्या होता है, डिपेंड्स मोर ऑन द पेरियोस्टल ब्लड सप्लाई। सो व्हाट यू डू, मिनिमम स्ट्रिपिंग ऑफ द पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम की स्ट्रिपिंग बहुत कम करनी होती है हमें ओल्ड एज में। Nerve supplies from the inferior alveolar nerve and if damaged takes 3 to 12 months to regenerate. Okay? Muscle action में muscles और facial expression का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, जैसे कि हमारा ये मैंडिबल का बॉडी है, ये जीनेहॉइड, मालाहॉइड, जीनोग्लॉसिस और एंटीबैलिव डाइगैस्ट्रिक मसल है। ठीक है, तो ये सब मसल क्या करेंगे, सेंट्रीपेटल इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फ्रेगमेंट जो है वो कोलैप्स करेगा पोस्टीरियरली एंड मीडियली, पीछे जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, मीडियली टुवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, दूसरा में क्या है कि लैटरल टेरिगॉइड मसल यहाँ पे अटैच होती है कॉन्डाइल के जस्ट हियर, तो इसकी वजह से एंटीरियर और मिडल डिस्प्लेसमेंट होगा कॉन्डाइल का, और अगर स्पैज्म हो गया लैटरल टेरिगॉइड का तो फिर लैटरल रोटेशन भी होगा। स्पैज्म अगर हो गया तो लैटरल रोटेशन भी होगा। फिर थर्ड है कि एलिवेटेड ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, डिप्रेसिव ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ये कहा गया कि ये मैंडिबल का पोर्शन जो एंटीरियर मार्जिन ऑफ मैसेटर के आगे होगा, इट विल बी अफेक्टेड बाय द डिप्रेसिव ग्रुप, और ये वाला पोर्शन जो है पीछे वाला, ठीक है, दैट इज पोस्टीरियर टू द दिस मास्टर मसल, दैट विल बी अफेक्टेड बाय द एलिवेटर ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द 6 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर। फोर्स, कि डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, इनडायरेक्ट फोर्स, साइड बॉडी या रामस है तो रामस मसल से कवर्ड होती है तो इसका फ्रैक्चर इतना ज्यादा नहीं डिस्प्लेस होता है। ठीक है, फ्रैक्चर लाइन देखते हैं, मसल पुल, टीथ एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, तो जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है टीथ का वो हमेशा प्रिवेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सॉफ्ट टिश्यू वुंड्स परमिट वाइडर डिस्प्लेसमेंट। रीजन वाइज फ्रैक्चर, सिम्फाइसिस, कैनाइन, बॉडी एंड एडेंचुलस मैंडिबल। रीजन वाइज कहाँ कहाँ हो सकता है फ्रैक्चर, तो देखो भाई सिम्फाइसिस फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो सिम्फाइसिस फ्रैक्चर तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में भी और ऐसे भी हो सकता है लैटरली भी। ठीक है, तो अगर मिड लाइन फ्रैक्चर है तो मिनिमल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और अगर लैटरल है, क्योंकि जाहिर सी बात है यू कैन इमेजिन कि वो नहीं खींच पाएंगे ये सब मसल्स को, और लैटरल है तो क्या होगा, जीनेहॉइड माइलोहॉइड इफेक्ट होगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब केनाइन रीजन फ्रैक्चर देखिए, केनाइन रीजन का फ्रैक्चर मान लो ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लीड्स टू टंग फॉल एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो ये तुम्हारा फ्रैक्चर ऐसे ऐसे है तो ये पीछे आराम से चला जाएगा, लेकिन मान लो अगर ऐसे ऐसे होता तो ये पुश होके बैक नहीं जा पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये था और हमारा फ्रैक्चर ऐसे ऐसे होता, ठीक है, तो ये पीछे कैसे जा पाएगा, ये पोर्शन ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, टंग फॉल हो जाएगा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर बॉडी फ्रैक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉडी फ्रैक्चर में क्या होगा कि हमारी बॉडी मान लो ऐसे फ्रैक्चर हुई कि यहां से लेके फ्रैक्चर लाइन पोस्टीरियरली जा रही है।
ओके। तो अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं अनफेवरेबल फ्रैक्चर की, ठीक है, जो ऐसे रन कर रही है। तो इसमें क्या होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना प्रोनाउंस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी एलिवेटर इफेक्ट बहुत ज्यादा है और ये सुप्राहाइड मसल है, इसका इफेक्ट इतना कम नहीं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट वोंट बी सो प्रोनाउंस क्योंकि ये वाला पोर्शन इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है। आई मीन टू से कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है पोस्टीरियर सेगमेंट का वो इतना प्रोनाउंस नहीं होगा क्योंकि जो है एलिवेटेड ग्रुप ऑफ मसल्स ज्यादा एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। काउंट्रैक्ट तो हो रहा है सुप्राहाइड से, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक। और मीडियल लिंगुअल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मीडियल लिंगुअल बढ़ेगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है इतना नहीं बढ़ेगा। अब ईडेंचुलस मैंडिबल की बात करें तो ईडेंचुलस मैंडिबल के केस में बकेट हैंडल फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मैंडिबल की जब एट्रोफी होती है तो जो सेकंड मोलर रीजन होता है वहां पे बहुत ज्यादा एट्रोफी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ माइलोहॉइड एंड डायफ्राम वहां पे फ्रैक्चर होगा। कहां फ्रैक्चर होगा, पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ माइलोहॉइड एंड डायफ्राम पे, ठीक है। तो बकेट हैंडल फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंगुलेशन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल, जो एंटीरियर पार्ट है मैंडिबल का ये है, उसका डाउनवर्ड और बैकवर्ड एंगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड माइलोहॉइड इन्फ्लुएंस। तो इसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और उस पेशेंट को हम लोग को जल्दी से ट्रीट करना पड़ता है, ओके। अब हम बात करते हैं मैंडिबुलर फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन की। 11 तरह से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिक, रिलेशन ऑफ द फ्रैक्चर टू द साइट ऑफ इंजरी, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, completeness, complete, incomplete depending on the mechanism, avulsion, bending, burst, countercoup and torsional, number of fragments, single, multiple, comminuted, and involvement of integument, closed है, open है, grades of severity, and shape or area of fracture, transverse, oblique, butterfly and oblique surface, and direction of the fracture and favorable to the treatment, horizontal, favorable, unfavorable, vertical, favorable, unfavorable. And presence of absence of teeth, like Kazan gene and converse classification है, and then the most important one which is the AO classification relevant to internal fixation. तो अब हम बात करेंगे Kruger's general classification की। simple, compound, comminuted, complicated, impacted, green stick and pathological। simple है, एक ही फ्रैक्चर है। green stick फ्रैक्चर है बच्चों में जनरली, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इज दिस कंपाउंड कम्युनिटेड, बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं। देन कंपाउंड फ्रैक्चर्स, मतलब सिंपल में क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू नहीं जाता है बाहर का, टूटता है, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें सॉफ्ट टिश्यू भी निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद यू हैव द सिंपल कम्युनिटेड फ्रैक्चर, बहुत सारा कम्युनिशन है, ठीक है। कंपाउंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ओके। फिर तुम्हें पैथोलॉजिकल तो पता ही है कि भाई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो और ये सब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स लाइक रेटिकुलो एंडोथेलियल डिजीज एंड लाइक सिस्ट एनोडेंटोमा, ऑल दोस थिंग्स, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय रोवे एंड किले, नॉट इन्वॉल्विंग द बेसल बोन एंड इन्वॉल्विंग द बेसल बोन, नॉट इन्वॉल्विंग द बेसल। देखो एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन में रोवे एंड किलेस क्लासिफिकेशन आता है और डिगमन एंड एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन आता है। दो लोगों ने एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन दिया था। तो एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन बाय रोवे एंड किले ने दिया कि नॉट इन्वॉल्विंग द बेसल बोन, डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर बोलते हैं इसको, और इन्वॉल्विंग द बेसल बोन उसको बोलते हैं सिंगल यूनिलैटरल, डबल यूनिलैटरल, बाइलैटरल, ठीक है, मल्टीपल। और डिगमेंट एंड एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन बाय एनाटॉमिक रीजन, इसमें जो है उसने क्या बोला कि भाई सिम्फाइसिस फ्रैक्चर, केनाइन फ्रैक्चर, बॉडी, एंगल, रामस, कोरोनॉइड, ओके। So, digment and anatomic classification of mandibular fracture by anatomic region. First is the coronoid process, 1%. Then you have the condylar process, okay? Condylar process, which is this 2, and then you have the ramus, 3, okay? तो condylar में देखो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर हो रहा है, फिर 25% तुम्हारा एंगल पे हो रहा है, ठीक है। दिस इज इट, 3, 16, 22, 25, 4, 1 and 29, okay? अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर फेवरेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, फेवरेबिलिटी के हिसाब से। तो इसमें हॉरिजॉन्टली फेवरेबल, देन यू हैव द हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल, वर्टिकली फेवरेबल एंड वर्टिकली अनफेवरेबल। तो दिस क्लासिफिकेशन इट इज एम टुवर्ड्स द एंगल फ्रैक्चर, जो एंगल पे फ्रैक्चर होते हैं वहां पे एम्ड होता है। फेवरेबल कब बोलेंगे और अनफेवरेबल हम कब बोलेंगे।
तो when the muscle pull resists the displacement of fragment, then the fracture line is called favorable. ठीक है, जब muscle pull resist करे displacement of the fragment को तो बोलेंगे favorable, और unfavorable कब बोलेंगे? जब muscle pull distract करेगा fragment को away from each other, जब वो distract करेगा तो displacement करेगा तब unfavorable है. ठीक है, तो there are टू ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि अफेक्ट करते हैं फेवरेबिलिटी अनफेवरेबिलिटी. ठीक है, एलिवेटर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, डिप्रेसर होते हैं. जो एलिवेटर होता है वो अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मिडिल पुल लगाता है. कौन सा पुल लगाता है? अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मिडिल पुल. और जो डिप्रेसर वाला होता है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड लगाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से जब भी फ्रैक्चर होता है तो इनका कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू फ्रैक्चर, एंड देन दीज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्शन. तो ये डिस्प्लेसमेंट कॉज करते हैं. अब बात करते हैं ग्रेटर फ्रेगमेंट वर्सेस लेसर फ्रेगमेंट की. ठीक है, ये क्या वाला है? जब भी यूनिलैटरल एंगल फ्रैक्चर होता है तो जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वो हमेशा लेसर फ्रेगमेंट की तरह एक्ट करता है, और जो आगे वाला होता है विच इज द बॉडी वन वो ग्रेटर फ्रेगमेंट की तरह एक्ट करेगा. तो जो लेसर वाला होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो ग्रेटर वाला होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय ओक्लूजन. सो हाउ विल यू डिसाइड इफ इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल? अगर ऑब्लिक, हमें क्या करना है, ऑब्लिक लैटरल व्यू लेना है मैंडिबल का, उसके बाद हमें फ्रैक्चर लाइन देखनी है रेडियोग्राफ में. ठीक है, देखो, हॉरिजॉन्टली फेवरेबल लाइन ऑफ फ्रैक्चर एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल एट द एंगल ऑफ मैंडिबल. देखो, जब भी फ्रैक्चर लाइन पास करे फ्रॉम द एल्वियुलर मार्जिन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोस्टीरियर फ्रेगमेंट, अगर पोस्टीरियर फ्रेगमेंट को ये मास्टर ऊपर खींच रही है तो ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है इसको रोक लेगा, इसको नहीं जाने देगा. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज, तो ये कौन सा फ्रैक्चर हो गया? इट इज हॉरिजॉन्टली फेवरेबल. ठीक है, और अगर मान लो फ्रैक्चर लाइन पासेज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड तो ये आराम से चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इज हॉरिजॉन्टली अनफेवरेबल. अब हम बात करते हैं वर्टिकली फेवरेबल अनफेवरेबल की. ठीक है, अगर इसी हम एंगल फ्रैक्चर को हम देखें ऑक्लूजल सर्फेस से, तो हम किस सर्फेस पे देख रहे हैं? वी आर वॉचिंग एट वर्टिकल प्लेन. हम इसको वर्टिकल प्लेन पे अब देख रहे हैं. तो क्या होगा कि बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर फ्रैक्चर जो है ऐसा है, ठीक है, इमेजिन करो, तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा. ठीक है, ये मसल्स जो है उसको नहीं पुल कर पाएंगे, बिकॉज ये वाला फ्रेगमेंट रोक लेगा. लेकिन अगर ये ऐसा है, इस तरह का फ्रैक्चर है, तो क्या होगा? नहीं रोक पाएगा, अंदर चला जाएगा ये, तो दैट इज अनफेवरेबल. सो इन दिस केस जो फ्रैक्चर लाइन हमारी होती है, इट पासेस फ्रॉम आउटर बक्कल कॉर्टिकल प्लेट ऑब्लिकली बैकवर्ड. ठीक है, एंड इट विल टेंड टू रेसिस्ट द मसल पुल. कौन सी मसल्स का पुल रोकेंगे? मीडियल टेरिगोइड और मालोहॉइड का. ठीक है, अब अगर फ्रैक्चर लाइन पास कर रही है फ्रॉम द इनर और द लिंगुअल प्लेट ऑब्लिकली बैकवर्ड एंड बक्कली, तो क्या होगा? इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट विल टेक प्लेस एज रिजल्ट ऑफ मीडियल टेरिगोइड मसल पुल. ठीक है, अनफेवरेबल हो गया. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टीथ. तो इसमें कजानजियन एंड कन्वर्स क्लासिफिकेशन है. कजानजियन एंड कन्वर्स क्लासिफिकेशन, उसने बोला क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है. क्लास 1 में फ्रैक्चर लाइन की दोनों तरफ दांत होंगे, क्लास 2 में फ्रैक्चर लाइन का एक तरफ दांत होगा, और क्लास 3 में दोनों तरफ दांत नहीं होंगे. तो क्लास 1 में मान लो दोनों तरफ दांत है, तो ये भी देखना है कि भाई एडिक्वेट नंबर ऑफ दांत है कि नहीं, और स्टेबल है कि नहीं, या इनएडिक्वेट है. तो दो चीजें हो सकती हैं, एडिक्वेट हो सकता है या इनएडिक्वेट हो सकता है. तो मान लो एडिक्वेट है तो हम लोग सिर्फ वायरिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट आईलेट करके, ये सब करके काम चल जाएगा. लेकिन अगर इनएडिक्वेट है तो क्या होगा? तो स्टेबल नहीं है तो हमें स्प्लिंट लगाना पड़ेगा, आर्च बार्स लगाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें खाली वायरिंग कर रहे थे, इसमें आर्च बार और स्प्लिंटिंग करनी पड़ जाएगी. क्लास 2 में क्या होता है? एक तरफ नहीं है तो देखना है कि भाई शॉर्ट ईडेंचुलस एरिया है या लॉन्ग ईडेंचुलस पोस्टीरियर फ्रेगमेंट है. अगर मान लो शॉर्ट, थोड़े से दांत ही गायब है, तो क्या होगा? फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? तो फेवरेबल अगर है, ठीक है, तो इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं बाय वायरिंग या आर्च बार. लेकिन अगर अनफेवरेबल है तो हमें ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा. ठीक, अब अगर लॉन्ग ईडेंचुलस पोस्टीरियर फ्रेगमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ भी हो सकता है, ठीक है, या बिना डिस्प्लेसमेंट के हो सकता है. तो अगर विदाउट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करिए आप. लेकिन अगर वर्टिकल और मिडल डिस्प्लेसमेंट है तो आपको ओपन रिडक्शन फिक्सेशन करना पड़ेगा. अब क्लास 3 की बात करते हैं. क्लास 3 में दोनों तरफ दांत नहीं थे, तो ये सिंपल
फेवरेबल, सिंपल अनफेवरेबल एंड कंपाउंड हो सकता है। तो सिंपल फेवरेबल अगर है तो सिंपल गनिंग स्प्लिंट यूज करिए, क्योंकि इडेंचुलस है ना तो गनिंग स्प्लिंट यूज होगा। और सिंपल अनफेवरेबल है तो भाई ओपन रिड्यूस करो, अगर कंपाउंड है तो भाई सर्जिकल इंटरवेंशन तो बनता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे विच इज द AO क्लासिफिकेशन। तो फ्लोसा है, फ्लोसा F is the number of fracture, L location, O occlusion, S soft tissue involvement and A is associated fractures. F fracture number, L location, O status of occlusion, S soft tissue and associated fractures। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स हेल्पफुल इन टर्म ऑफ पेशेंट सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, evaluation of therapeutic results, comparison of different treatment methods and information and communication। चार चीजों के लिए, एक तो भाई कम्युनिकेशन के लिए जाहिर सी बात है, दूसरा पेशेंट सिलेक्शन और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए कि थेरापेटिक रिजल्ट कैसा होगा, फिर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स। ओके, तो इसमें फ्लोसा F है नंबर ऑफ फ्रैक्चर, पहले बता चुकी हूं। तो F0 मीन्स इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, सिंगल फ्रैक्चर, मल्टीपल, कम्युनिटेड एंड विद बोन डिफेक्ट। क्या है? इनकम्प्लीट, पूरा हुआ ही नहीं, हुआ है लेकिन एक हुआ है, दो हुआ है, मल्टीपल हुए, कम्युनिटी बहुत सारे हो गए, और क्या हुआ? बोन डिफेक्ट हो गया, मतलब वहां पे गड्ढा हो गया। अब दूसरा है कैटेगरीज ऑफ लोकलाइजेशन। ठीक है, प्री केनाइन, केनाइन, पोस्ट केनाइन एंगल, सुप्रा एंगल, कोंडाइल, कोरोनाइड, एल्वियल प्रोसेस। प्री केनाइन, केनाइन, पोस्ट केनाइन एंगल, सुप्रा एंगल, then coronoid, then condyle, coronoid and the alveolar process. Category of occlusion: no malocclusion, malocclusion and non-existent occlusion, that is the edentulous patient, no malocclusion, malocclusion and edentulous mandible। Okay, अब सॉफ्ट टिश्यू में क्लोज्ड है, ओपन इंट्राओरली है, ओपन एक्स्ट्राओरली है, ओपन इंट्रा एंड एक्स्ट्राओरली है एंड सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ एसोसिएटेड फ्रैक्चर। नन फ्रैक्चर एंड लॉस ऑफ टूथ, सिर्फ दांत गए, नेजल बोन भी गया, जाइगोमा गया, फिर लीफोर्ड 1 to 3। नन फ्रैक्चर और लॉस ऑफ टूथ, नेजल बोन, जाइगोमा, लीफोर्ड 1 to 3। अब ग्रेड्स ऑफ सिवियरिटी 1 to 4। 1 and 2 जो है दे आर क्लोज्ड फ्रैक्चर, 3 and 4 आर ओपन फ्रैक्चर्स, 5th जो है ओपन फ्रैक्चर है और बोनी डिफेक्ट है, गन शॉट इंजरीज। 1, 2 क्लोज्ड है, 3, 4 ओपन है, 5th जो है वो बोनी डिफेक्ट है। अब इस फ्रैक्चर का एक फॉर्मूला है, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, FOL1OO SOAO, ये तुम्हारे पास कोई लिख के भेजा, FOL1OO SOAO, so he is not speaking an alien language, it is actually the language of oral surgery। तो FO जो होगा, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, फिर प्री कैनाइन रीजन पे है, नॉर्मल ओक्लूजन है, क्लोज्ड है, नन है, सो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस हियर। ओके,